Assalamualaikum guys. Today we are talking about इमरान खान हाउसिंग स्कीम। जी व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट उसामा शानू व्लॉग के साथ आपके साथ। तो व्यूअर्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी इमरान खान हाउसिंग स्कीम के बारे में, और हमने ये भी कहा था कि हमारी नई वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है आपके लिए। और इस वीडियो में ख़ास तौर पे हम बात करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चनरीज और आपकी तमाम सवालों के जवाब। उन तमाम सवालों के जवाब जो आपको कहीं और नहीं मिल पा रहे हैं वो हमारी इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपको। प्लस हम इसमें आपको सवालात के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे भी, फॉर्म भी दिखाएंगे ज़रूर इमरान खान की हाउसिंग स्कीम का, और उसको भरने का तरीका भी ज़रूर बताएंगे आखिर में। तो आखिर तक ज़रूर हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो जो नई टॉपिक पे होगी उसको भी आप ज़रूर देखते रहें। जी व्यूअर्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम थोड़ी सी अपनी पिछली वाली वीडियो का रिव्यू देंगे आपको। उस रिव्यू में ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहा हूँ मैं वो है कुछ एलिजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमने बात की थी सैलरी पर्सन के हवाले से। सैलरी पर्सन की 2 फोटोग्राफ, 3 मंथ की सैलरी स्लिप और CNHC कॉपी प्लस बैंक स्टेटमेंट, और एक पे ऑर्डर जो बनता है जो कि उसी बैंक के नाम का बनेगा जिस बैंक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस हाउस लोन को। प्लस हम बात करने और मज़ीद बात करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अभी आपको पूरे इसमें तस्वीर शेयर हो जाएगी आपको इसी वीडियो में, तो उनको भी नोट कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। तो कहीं पे भी चाहें तो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ना मांग सके आपसे, तो आपके पास अगर ये होगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के हवाले से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करी है, और 2 कॉपी ऑफ CNIC चाहिए होंगी, एक अंडरटेकिंग चाहिए होगी। ये अंडरटेकिंग वही वाली अंडरटेकिंग है जिसमें हमने बात की थी कि आप अपनी अंडरटेकिंग देंगे, चीज़ को लिख के देंगे कि मेरे पास मेरे नाम की कोई घर या प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस चीज़ का अगर बाद में मालूम होता है तो हमने बताया था कि क्या मामलात हो सकते हैं अपनी लास्ट वीडियो में। तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी 1 ईयर की, अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड होगी, फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए होंगे, जहाँ पर आपका काम है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके लेटर हेड पे चाहिए होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटर के लिए अपना एक लेटर हेड पे आप डिक्लेरेशन देंगे, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल चाहिए होगा अगर आपका पार्टनरशिप है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल चाहिए होगा, NTN की कॉपी ज़रूर चाहिए होगी। मैं आपको बता दूं चूँकि NTN शो करता है कि आपका नाम पे आपका बिज़नेस है या नहीं। प्लस एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा विच इज़ गिवन बाय योर बैंक। जहाँ पर आपने अकाउंट मेंटेन किया हुआ है वो बैंक आपको ज़रूर आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी देगा, और जो वेरीफेबल बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे इस लोन को अप्लाई करने के लिए। तो लोन को अप्लाई करने के लिए जो हमने चीज़ें आपको रिक्वायर्ड लास्ट वीडियो में बताई थी, इसमें मज़ीद आपको एलोबरेट करके बताया है। तो कस्टमर के ख़ास तौर पे जो किस चीज़ों के ऊपर लोन मिलेगा वो भी हम देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है इस पूरे लोन के अंदर हैं। T1, T2, T3 करके हमने इसको ले लिया है। अब T1, T2, T3 क्या है? एक तो वो प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट ने खुद निकाले हैं जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। एक वो प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम के मुताबिक नहीं है, मतलब गैर सरकारी कह सकते हैं। एक तो सरकारी जगहों पे आप अपना घर ले सकते हैं इस लोन की स्कीम में, प्लस जो कि अभी नहीं है। प्लस इसके अलावा आप वो घर ले सकते हैं जो गैर सरकारी हैं, जैसे कि आपने एक घर देखा, उसकी वैल्यूएशन वगैरह होगी, बैंक इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। अगर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओके होते हैं और आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से लोन ऑफर कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी आ रहे होंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको इस चीज़ का हम आंसर देते हैं। बहुत सारे सवालात हैं आप लोग के हमारे पास, तो यकीनी तौर पे उन सवालात में आपका सवाल जहन में जो उठ रहा है वो ज़रूर निकल जाएगा। तो T1, T2, T3 में T3 की बात करें तो वो भी है गैर सरकारी, और उसमें कुछ यार्ड्स जो हैं, एक जो हमने T2 की बात की थी उसमें 125 यार्ड्स तक के स्क्वायर यार्ड्स तक के घर की बात है, और जो T3 है वो है 250 यार्ड्स घर के। तो इसमें लिमिट भी चेंज है, याद रखिएगा। और मिनिमम सैलरी जो रिक्वायर्ड है वो कम से कम 30 साल है, और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तकरीबन मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है 50,000 पर ईयर। तो एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड है 50,000। तो प्रोसेसिंग फ़ीस आपको मैं बता दूं वही 2500 रुपये हेड, और 16% हमारा FAD जो लग रहा है,
और T1 T2 T3 में तीनों में आप अपने जो भी मार्कअप है वो वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि T1 में 5 साल तक जो मार्कअप है वो 3% रहेगा, 6 से 10 साल तक का मार्कअप 5% रहेगा। ठीक है, T2 में भी ऐसे ही है कि 3% शुरू के 5 साल 5% रहेगा। अब गैर सरकारी है ये, T2 T3 गैर सरकारी है, T1 और खाली सरकारी में आते हैं जिसमें मार्कअप 3% होता है। और गैर सरकारी जितने भी आप घर लेंगे उसमें मार्कअप 5% है और 5% से ही स्टार्ट है फर्स्ट ईयर से। फ्रॉम फर्स्ट ईयर 5% है और 6 to 10 ईयर्स 7% है। और मैंने आपको यही बताया कि सरकारी घर के अंदर एक फ़ायदा ये होता है हमें, जो कि T1 में आता है टीयर 1 में, तो टीयर 1 में 3% शुरू में है और 2% बाद में है बढ़ेगा। यहाँ पर 5% है और 2% मज़ीद बढ़ेगा तो ये 7% हो गया। तो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 में जो कि 250 यार्ड से प्लस घर होंगे उनके लिए शुरू में 7% है और उसके बाद वही 2% बढ़ेगा तो 9% हो जाएगा। फ्रॉम 6 to 10 ईयर्स, फ्रॉम 6 to 10 ईयर्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगी 6 to 10 ईयर्स। ये बात याद रखिएगा दिमाग के अंदर ज़रूर। अच्छा जी, लोन टेन्योर वही है 5 साल से लेके 20 साल तक आप कर सकते हैं। अब आपने बीच में और भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि पहले कर लो पे तो क्या होगा। बिल्कुल इसी सवालात से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब हम मज़ीद अभी आगे चल के दे रहे हैं आपको। तो लोन की प्रॉपर्टी के बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, वैल्यूएशन करवाएंगे बैंकर, और यकीनी तौर पे जब बैंकर इसकी वैल्यूएशन कराएंगे तो जो वैल्यूएशन कंपनी होगी वो आपको वैल्यू निकाल के देगी आपकी प्रॉपर्टी की। देन बैंक इट विल बी डिसाइडेड कि आपको लोन कितना मिल रहा है इस दफ़ा। तो बोरो एज क्या हो सकती है, मिनिमम एज 25 साल और 22 साल है कि आप ज्वाइन कर सकें, और 25 साल है अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहें, और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स तक की है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन मैक्सिमम एज 70 ईयर्स तक की है, क्योंकि 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोलैटरल पार्टनर जो कि मेन पार्टनर नहीं है, प्राइमरी पार्टनर नहीं है, जो आपके साथ मिल के घर ले रहा है, अगर उसकी एज 65 प्लस भी है या 65 भी है या 60 भी है तो भी चल जाएगा। अच्छा जी, बैंक के कुछ ये चीज़ें थी, ये मेनली कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ चीज़ें थी जो रिक्वायरमेंट थी बैंक की। अब हम आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चंस आप लोग ने बहुत सारे पूछे। कुछ सवालात अभी मेरे भी बताते हुए वीडियो के चलते हुए भी आप लोग के जहन में आ रहे हैं कि जब मैंने बात करी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 की, तो उस वक्त भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में आ रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस सवालात की तरफ भी आएंगे जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। मज़ीद आपको कोई भी क्यूरीज हो इस हवाले से, इमरान खान के हाउसिंग लोन के हवाले से, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारी जीमेल आईडी है वो भी मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ भी लिंक कर सकते हैं, हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर दीजिए। अगर किसी भी हवाले से, कोई बैंक के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ में आपको मुश्किलात हो तो वो ज़रूर पूछिएगा मुझसे। अब हम चलते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की तरफ से, जो कि आपके क्वेश्चन बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। कुछ उनमें से ख़ास क्वेश्चंस को उठाया है हमने, क्योंकि ये हाउसिंग स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। पहले तो इसकी मिसाल इस तरह से दी जा रही थी कि 80 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माँ बाप से पूछ के, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यही बात है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मार्च 2021 के बाद इस पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज़ें चेंज की गई हैं और बहुत ज़्यादा डिसबर्समेंट शुरू हो चुकी है। लोन मिल भी रहे हैं, धड़ाधड़ मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग अप्लाई कीजिए, आप लोग को कोई इशू आए, कोई क्यूरी आए, आप लोग ज़रूर हमसे मालूमात ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन है इसकी, कुछ क्वेश्चन जो आपने हमें थ्रू ईमेल्स दिए, थ्रू कमेंट्स दिए, जो भी क्वेश्चंस हम इधर उधर से हासिल कर सके। उसके अलावा जो हमारे दोस्त अहबाब ने जो इस हवाले से क्वेश्चन थे उनके दिमाग के अंदर, तो वो हमसे शेयर किए और हमने कुछ क्वेश्चंस को अपने एक जगह किए हैं। तो यकीनी तौर पे जो आपके जहन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई सवाल आ रहा होगा, तो वो इससे ज़रूर दूर हो जाएगा जी। तो हम चलते हैं, एक सवाल जो हमसे पहले पूछा गया है, क्या इस रियायती ये इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये कर्ज़ आपके प्लॉट के लिए भी दिया जा सकता है, आपको आपके घर ख़रीदने के लिए भी दिया जा सकता है, प्लॉट के ऊपर तामीरात के लिए भी दिया जा सकता है जी बिल्कुल। दूसरा सवाल था कि अगर घर की तामीर का दौरानिया 1 साल से 12 माह हो तो क्या अरसे में इमदादी रियायती क्लेम दोबारा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए घर के ऊपर लोन मिलेगा तो आपको दो हिस्सों में करके मिलेगा। एक आपको मिलेगा जब आपने प्लॉट के ऊपर काम शुरू करवाया, प्लस दूसरा आपको जब आपने काम के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट होगी तो आप वो कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपको बीच में साल के 12 महीने के बीच में भी दोबारा अप्लाई या दोबारा क्लेम की जा सकती है। अच्छा जी, तीसरा सवाल ख़ास तौर पे वो था कि क्या अगर पहले से घर मैंने बनाया हुआ है, एक तामीर हुआ हुआ है, तो क्या उस पे मैं गवर्नमेंट की स्कीम के तहत लोन ले सकता हूँ? पहले तो ऐसा नहीं था कि जो पहले आपने आधा तामीर किया हुआ है या जिसमें आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसको आप उसके ऊपर लोन ले लें, तो ऐसा पहले नहीं था। लेकिन मार्च 2021 के बाद से इसमें कोई चेंजेस की गई, उस चेंजेस में इस चीज़ को ज़रूर वाज़ेह रखा गया। तो तमाम वो लोग जिनका पहले से वो ढांचा खड़ा हुआ है बिल्डिंग का और उसका और कुछ तामीरात तो कुछ पैसों की वजह से वो यकीनी तौर पर कंटिन्यू नहीं हो सका, तो ज़रूर वो लोग भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में ख़ास ख्याल रहे कि जो तमाम बैंक्स हैं वो इस तमाम बैंक्स 25 मार्च 2021 के बाद से इस चीज़ का सर्कुलर आ चुका है, तो वो दे सकते हैं, बैंक दे रहे हैं। इस बात को किससे यकीनी बनाया जाए कि घर या ये घर सारिफ या कर्ज ख्वाह की पहली मिल्कियत है? तो इस सवाल का जवाब मैं अपनी पहली वीडियो में ज़रूर दे चुका हूँ कि मिल्कियत का ताल्लुक़ वहीं से ख़ुद इंसान अपने ऊपर ख़ुद जिम्मेदारी लेगा और इसके ऊपर एक पूरा इंडेमनिटी फॉर्म भरवाया जाएगा। अगर बाद में कभी भी कोई मिल्कियत आपके नाम की निकलती है तो क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था आपसे, तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो भी बड़ी काम की थी। क्या इस स्कीम के तहत पहले से मौजूदा घर की तोसी के लिए कर्ज़ लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। आप अपने जो पहले से घर आपके पास मौजूद है, मैंने अभी बताया कि वो उसके लिए आप घर ले सकते हैं। घर की तोसी के लिए कर्ज़ लेने की सूरत में एक घर होने का सबूत क्या होगा? जी, बैंक वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके लेगा जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। उसमें मार्कअप भी रिक्वायर्ड होगा, वही मार्कअप लगेगा जो कि गैर सरकारी है, T2 वाला, या अगर उसमें T3 वाली एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है जैसे कि 250 यार्ड से प्लस है तो उसके ऊपर T3 का वो होगा, मार्कअप भी लेगा उसके ऊपर, वही 7% से शुरू है, 6 साल बाद 9% पे चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा उससे पहले डॉक्यूमेंट्स सारे चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, तब जाके इस लोन के अप्लाई किया जा सकता है। क्या रियायती कर्ज स्कीम के तहत घर के तज़ाइन और आइश के लिए कर्ज लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। घर की रेनोवेशन से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके घर की तज़ीन और आइश में आती हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए घर इस लोन को एप्लीकेबल नहीं है। क्या बैंक का अमला ले सकता है? ये बहुत सारे बैंकर्स का सवाल है हमारे पास कि क्या बैंक ले सकता है, बैंक का अमला ले सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकता बैंक का अमला। थर्ड पार्टी स्टाफ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जो कोई लोग बैंक में काम कर रहे हैं, सेल्स के ख़ास तौर पे लोग हैं जो कि थर्ड पार्टीज़ पे होते हैं, और वो थर्ड पार्टी के लोग ज़रूर बैंक को अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के तहत। बैंक में अप्लाई करें, चाहे तो अपने ही बैंक में अप्लाई करें, चाहे तो दूसरे बैंक में अप्लाई करें, लेकिन बैंक में अप्लाई इस लोन को कर सकते हैं और दरख्वास्त खा के साथ भी मिल के कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, बैंक में ही जॉब करते हैं, डजंट मैटर, तो लेकिन आपका कर्ज लेने वाला कोई और है, आपका भाई है, आप उसके साथ मिलके कॉन्फ्रेंस होकर बिल्कुल काम ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। माइक्रो फाइनेंस वाले बैंक वाले ले सकते हैं? बिल्कुल। SME वाले जितने भी बैंक वाले हैं, माइक्रो फाइनेंस मीन्स मेनली है टेलीनॉर बैंक है, यूफोन बैंक है, ये सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक में आते हैं, और भी इसके अलावा है एडवांस बैंक है। तो जो भी माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो भी इस लोन को, उनका स्टाफ भी इस लोन को अप्लाई कर सकता है, और बिल्कुल अपने ही बैंक में चाहे, वैसे तो ये इनका बैंक खाली एक ही बैंक ने शुरू किया है अभी यूफोन ने, लेकिन उसके अलावा और कोई बैंक फ़िलहाल नहीं कर रहे, मेरी नॉलेज में नहीं, लेकिन जो भी बैंक अप्लाई कर रहे हैं उनके पास जा सकते हैं, अपनी सैलरी से ले वही बैंक स्टेटमेंट जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट शुरू में बताया वो दे के अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या एक बैंकर कर्ज के साथ, कर्जदार के साथ बैंक में लोन ले सकता है? ये वाला नहीं ले सकता। बैंकर के लिए ये लोन है ही नहीं, पहली बात। बैंकर किसी के साथ इस लोन को मिल के भी नहीं ले सकता, ठीक है जी।
मतलब दरख्वास्त का कोई और है जिसका कोई बैंक से ताल्लुक़ नहीं है और भाई उसका बैंक में है और वो बोले कि यार मैं अप्लाई कर दूँ आप मेरे साथ सैलरी, तो ऐसा नहीं हो सकता। बैंकर के लिए या बैंकर ख़ुद भी नहीं ले सकता और बैंकर किसी दरख्वास्त ख्वाह के साथ भी मिलके नहीं ले सकता। अच्छा जी, न एक सवाल है, अगर शरीक के कर्ज ख्वाह पहले से मकान का मालिक हो तो गवर्नमेंट की रियायती स्कीम का कर्ज दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। अगर कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि उसके साथ जो कोलेटरल पार्टनर है जो इसकी इनकम को बढ़ा रहा है मिलके, जैसे कि दो लोग, मियाँ खुद ले रहा है, बीवी उसके साथ पार्टनर है, लेकिन बीवी के नाम पे पहले से घर है, तो बीवी के नाम पे घर ना हो, दोनों जॉब करते हैं, दोनों घर ले सकते हैं मिलके, लेकिन जो दरख्वास्त का है वो सिर्फ मेन बंदा वही बंदा होगा और जो उसकी बीवी के नाम पे घर है वो इससे कोई मसला नहीं है। और तो दरख्वास्त का के साथ जो मिल के ले रहा है उसके नाम पे अगर घर है भी तो कोई इशू नहीं है, वो घर ले सकता है। एक सवालों की तो लाइन लगी हुई है इस हवाले से हमारे पास। कर्ज ख्वाह और बैंक की तरफ से कर्ज दी गई रकम का तनासुब क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहली किस्म के अगर सरकारी हवाले से बात करी जाए और गैर सरकारी, मैंने आपको बताया दो तरीके से, एक है T1, एक है T2 T3, जिसमें एक सरकारी है, दोनों गैर सरकारी हैं। T1 में जो शरह की बात की जाएगी वो जाएगी 90:10 और T2 में जो बात की जाएगी या T3 में जो बात की जाएगी वो 85:15 के बारे में बात की जाएगी। ठीक है जी, 90% और 10%, 85% और 15%। क्या कब्ज़ वक्त अदायगी की सूरत में कोई जुर्माना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप बैंक में पेमेंट को बबल पेमेंट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गोइंग फॉर अ बबल पेमेंट, तो आप बबल पेमेंट कर सकते हैं। बबल पेमेंट से मुराद, अगर आपके पास पहले से पैसे आ गए 20 साल के अरसे में से पहले आ गए, 5 साल के बाद 20 साल से पहले, तो आप बीच में पेमेंट कर सकते हैं और इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कोई आपके ऊपर इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे सवालात जो हमारे पास जमा हुए हैं उनमें से कुछ सवालात हैं ये, और कुछ सवालात जो हमने अपनी वीडियो में पहले से लोगों के दिमाग से वो निकल गए होंगे। अगर उन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है और हमारी पहले वाली वीडियो को भी पूरा देखा है तो ये हमारे बहुत सारे सवालात उनके दिमाग के वो इन चीज़ों में निकल गए होंगे। कुछ सवालात जो अभी तक हमें बाकी हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो हमने दे रहे हैं। उसके अलावा भी कोई क्यूरी हो आपको तो ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या बैंक कागजात की दी गई फहरिस्त के अलावा कोई कागजात मांगेगा? बिल्कुल नहीं मांगेगा। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा कि जो मैं डॉक्यूमेंट की तस्वीर आपको शेयर करूंगा अभी लास्ट में, तो उस डॉक्यूमेंट की तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, लेकिन वो ज़रूर ले लें क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट्स की आपके पास पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए और बैंक में चले जाइए। आपका लोन ज़रूर अप्लाई किया जाएगा और आपको मिलेगा भी अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट रियायती स्कीम के तहत कर्ज की मुद्दत 5 साल है, मगर कर्ज ख्वाहिशमंद है कि 20 साल तक बढ़ाई जा सके। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती नहीं है, बल्कि इस जो कर्ज़ की मुद्दत है वो 5 साल नहीं है, वो कर्ज़ की मुद्दत सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल ही है। 5 साल से शुरू होता है, 5 साल के बाद से इसका मार्कअप लेवल चेंज होता है। इसकी कोई भी जो वो है मुद्दत है वो 20 साल है। 20 साल से कम, मैक्सिमम 20 साल है, 20 साल से कम पे आप जा सकते हैं। कम से कम 2 साल का अरसा बैंक्स बहुत सारे अभी रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो 2 साल का अरसा कैसे पता चलेगा? जो आपकी सैलरी स्लिप है या आपका जो सर्टिफिकेट है जहाँ से आप जॉब करते हैं वहाँ पर वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या थी, तो वो चल जाएगा। क्या कर्ज ख्वाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदन की कोई शराइत है? कोई शराइत नहीं है। मैंने आपको बताया मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 50,000 इसकी लिमिट है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मियाँ बीवी दोनों मिलके काम करते हैं और दरख्वास्त दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं दोनों मिलके, लेकिन वही बात मैंने आपको पहले बताई कि जो दरख्वास्त के लिए अप्लाई कर रहा है उसके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर बीवी के नाम पे कोई घर है तो शौहर अप्लाई कर सकता है, और अगर शौहर के नाम पे घर है तो बीवी अप्लाई कर ले अपनी सैलरी स्लिप पे। और रियायती स्कीम के तहत सब्सिडी हासिल करने के लिए किस दिन का कायम और इस्तेमाल होगा? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल बहुत देर में जाके लोगों को समझ में आता है। जी, ये उस दिन का होगा जिस माह कर्ज लिया जाएगा उससे पहले माह के जो आखिरी कारोबारी दिन होगा
दिसंबर में लिया जा रहा है। 30 नवंबर तक का जो आपका काइबोर रेट चला है उसी रेट के ऊपर चलेगा। तो तमाम सवालात के जवाब यकीनी तौर पर जो आपके जहन में उठ रहे होंगे वो भी इसमें दिए गए हैं, और जो सवाल आपके जहन में मज़ीद आ रहे हैं उस तमाम सवालात से भी हमें ज़रूर बताइए। अगर इन सवालात के अलावा भी आपके पास कुछ सवालात हैं तो उनसे हमें ज़रूर बताइए, उनके जवाबात भी हमसे ज़रूर लीजिए। हम आपको ज़रूर इस लोन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। और ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ही कम चैनल्स पे दिखेगी, बहुत ही कम चैनल्स पे मिलेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब बहुत ही कम लोग दे रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा। उसके हवाले से कोई इशू हो, किसी और प्रोडक्ट पे कोई मालूमात जाननी हो तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसमें नई नई और चीज़ें ला रहे हैं और ज़रूर इंटरटेनमेंट मज़ीद इसमें शामिल करते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।